दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यहाँ पर 25 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रोज स्टीन रोदा ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, रोज स्टीन रोदा को जो है प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र का अंश बताइए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है या घटता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका ड्रीम यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप सभी लोग सी को ध्यान से देखिए, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक को आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सरकार का एजेंट, नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो केंद्रीय बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका साख का नियंत्रण, मतलब शाखा का नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट, ठीक है, ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? आय नीति, साख नीति, राजकोषीय नीति, श्रम नीति क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाएं, तो दोस्तों आप सभी लोग खुले माइंड से पढ़िए, जिससे कि आप सभी को कंसंट्रेशन बना रहे और अच्छे से याद हो सके, हर एक प्रश्न समझ में आए, रटने का प्रयास ना करें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साख नीति। खुले बाजार की क्रियाएं जो है निम्नलिखित में से साख नीति का अंग है। चलिए अगला प्रश्न है, कर अपवचन का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास, बचत के माध्यम से कर बचाने का प्रयास, कानूनी तरीके से भुगतान से बचने का प्रयास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर अपवचन का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास। अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्या पूछा जा रहा है कि चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंध सभा करती थी, इन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए इसे क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्वेद मंगलम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया? तो दोस्तों जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र, नागार्जुन। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया? तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों ने हेमचंद्र बताया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र को बताया है, आप लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? तो हुमायूं को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के सुल्तानों को किस इतिहासकार ने मामलूक नाम दिया? तो गुलाम वंश के सुल्तानों को किस इतिहासकार ने मामलूक नाम दिया? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है अभी बुल्ला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भूला नहीं है, अभी बुल्ला आपका यहाँ पर राइट है, एफजेड भूलना। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली
सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वहां वो आपका कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है इल्तुतमिश को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? तो यहाँ पर 1947, 1948, 1956, 1957। तो दोस्तों कब अपनाई गई बताने का प्रयास कीजिए। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई सन 1948 ईस्वी में। आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली ड्रीम आप सभी लोग देखिए। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आशय है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या स्थिर हो या शून्य हो? तो बताइए, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है धनात्मक होनी चाहिए क्या? छिपी हुई बेरोजगारी का क्या आशय है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? तो महमूद उल हक ने जो है निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? तो पूंजी निर्माण की समस्या, मानव विकास सूचकांक या जनांकी सिद्धांत या संतुलित विकास? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को मानव विकास सूचकांक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध है धान उत्पादकता से, तिलहन उत्पादक से, या मक्का उत्पादन से, या फूलों की खेती से? तो दोस्तों यहाँ पर तिलहन उत्पादन से संबंध रखता है पीली क्रांति। विश्व बैंक सामान्यतः देता है, क्या देता है? तो दोस्तों विश्व बैंक सामान्यतः क्या देता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। लघु एवं कुटीर उद्योग जो है इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे, बताने का प्रयास करिए सभी लोग, पहले आपको 5 सेकंड दिया जाता है, प्रयास करिए बताने का। लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत सारे छोटे रोजगारों को जीवन देते हैं, मतलब वे बहुत सारे छोटे रोजगार प्रदान करते हैं, इसीलिए लघु और कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसी फार्मा का लाभ अधिकतम होने की शर्त है औसत लागत बराबर हो सीमांत आय के? दोस्तों आप सभी लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत बराबर होता है सीमांत आय के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। किसी फर्म में जो है सीमांत लागत जो है तथा सीमांत लागत जो है सीमांत आय के बराबर हो तो वो चीज यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं फर्म का लाभ जो अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्रीम गली आपका अगला प्रश्न क्या है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो बहुत ही आसान है, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर आप लोग औद्योगिक रसायन पर टिक कर लें। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मृत सागर, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है। जी हाँ, मृत सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बहुत बड़ा है महासागर? कौन सा सबसे बड़ा महासागर है निम्नलिखित में से? तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने 9th-10th में जरूर पढ़ा होगा कि प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। आपको छोटे क्लासों में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है? तो थाई नदी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा से रिलेट नहीं करती है? तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, गोमती। तो दोस्तों यमुना, घाघरा, गोमती ये तीनों तो गंगा से रिलेट करती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से रिलेट नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सी नदी रिलेट नहीं करती यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित हो जाती है
मानो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, कभी नहीं 5 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कभी नहीं, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं विघटित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के शरीर सिद्धांत, राज्य के शरीर सिद्धांत, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लूसली और हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसी के साथ जो है आज की इस क्लास का जो है ये आखिरी प्रश्न था। आप सभी का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। और आप सबको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।